हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 30th ऑफ मई 2023। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं इस क्लास का स्ट्रक्चर। तो ये हमारी एक क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड क्लास रहेगी। हम लोग अपने 14 क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। पहले 2 क्वेश्चन होंगे स्टैटिक अफेयर्स के, अगले 8 करंट अफेयर्स के। 2 क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू के, जो कि आप अपने एग्जाम्स में जो प्री लेवल में जो आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करोगे उसका थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा। और लास्ट के 2 क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स फाइनेंस और इकोनॉमिक। ठीक है, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टैटिक अफेयर्स का। पूछा जा रहा है G7 ग्रुप ऑफ 7 में दिए गए ऑप्शन में से कौन सी कंट्री नहीं है। वैसे तो यहाँ पर सब कुछ ही लिखा हुआ है, चाइना, यूएस, इटली, जापान। अगर ये ऑप्शन, ये ग्राफ आपको ना दिया था तो मे भी आपको लगता है इटली, पर आपको पता होना चाहिए G7 1975 में इसको बनाया गया था। जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान। तब ना मिड 1970s में चाइनीज इकोनॉमी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई थी, तो G7 में ये 7 कंट्रीज आती हैं। बीच में इन्होंने G8 भी बनाया था रशिया के साथ, पर जब 2014 में रशिया ने यूक्रेन पे पहली बार अटैक किया, ये तो अभी दूसरी वॉर है, ठीक है, तब G8 खत्म हो गया। G20 क्या था, इन्होंने 1999 में बनाया था G7 वालों ने, और इसमें इन्होंने कुछ कंट्रीज को ऐड कर दिया। अभी आपको एक बड़ा ग्राफ दिखा देता हूँ, वहां से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चाइना असल में G7 मेंबर नहीं है। तो आप देख सकते हो जब इन्होंने G20 बनाया तो टर्की, EU, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये सब नए ऐड हो गए। ठीक है, ठीक है। कहां पर है हेडक्वार्टर्स DGCA? हमारी कंट्री में एयरलाइंस, पायलट्स, जो प्लेन्स होते हैं, ठीक है, वेरियस, उनका फिट सर्टिफिकेट, पायलट का लाइसेंस, सब कुछ यहाँ DGCA के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। DGCA काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। आपसे पूछा रहा है कि DGCA के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, स्टार्टअप कैपिटल बेंगलुरु, यहाँ थोड़ा स्पेलिंग ठीक नहीं, ठीक है, या फिर गुरुग्राम। ठीक है, तो कहाँ पर है हेडक्वार्टर्स DGCA के? इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है DGCA। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में, जो एयर सेफ्टी है, ठीक है, कमर्शियल एयर सेफ्टी, उसको सबको रेगुलेट करता है DGCA। आगे चलते हैं, शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। 3rd से लेकर 10th तक सारे ही क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि टर्म सेंगोल, जिसको रिसेंटली जब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की इनॉग्रेशन हुई तब ये हमने बहुत सुना टर्म। असल में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है एक सेंगोल। ठीक है, इसको रिसेंटली प्लेस किया गया नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में, स्पीकर की सीट के बहुत ही पास। आपसे पूछा रही है सेंगोल वर्ड है, ठीक है, इसका में मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी, राइटनेस, हार्डवर्क, या विक्ट्री ऑफ ट्रूथ। तो असल में स्टूडेंट्स, जो सेंगोल है ना, जिसका जो रिलेशन आपको पता है जो चोला एम्पायर के साथ था, इसका मतलब होता है राइटनेस, या फिर जैसे आप कोई चीज़ डिजर्व करते हो, आपने उसके लिए हार्ड वर्क किया, आप उसको अच्छे से संभालोगे। तो चोला एम्पायर में जो सेंगोल था ना, ये जब पावर ट्रांसफर की जाती थी एक किंग से दूसरे किंग की तरफ, तो ये दिया जाता है। ठीक है, तो वहां से ये जो प्रथा है, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो ब्रिटिशर्स ने पूछा कि कोई अलग से सेरेमनी तो नहीं रखनी, तो इंडिया ने चोला एम्पायर की जो सेरेमनी थी सेंगोल वाली, उसको रिक्वेस्ट किया ब्रिटिशर्स से, और उसके बाद फिर अब हम देख रहे हैं जो सेंगोल है इसको प्लेस किया गया न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में। आप देख सकते हो फोटोज। 28th ऑफ मई को प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और ये जो सेंगोल है, आप बताया मैंने आपको कि बिल्कुल स्पीकर की सीट के पास इसको रख दिया गया। असल में तमिल वर्ड सेमाई से इसको उठाया गया, जिसका मतलब होता है राइटनेस। ठीक है, और चोला एम्पायर से जुड़ा हुआ है सेंगोल। मैंने आपको उसकी फोटो भी दिखाई। चोला एम्पायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एम्पायर था साउथ इंडिया में, जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, श्रीलंका तक इनका काफ़ी अच्छा कंट्रोल था। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया कि जो लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वाइसरॉय था, उसने पूछा पहले जो प्राइम मिनिस्टर होने थे जवाहरलाल नेहरू जी से कि मतलब इस तरह से कोई सेरेमनी अगर आपको लगता है रखनी चाहिए। उन्होंने पूछा राजा गोपालचारी जी से, जो जिनको राजा जी बुलाते थे, उन्होंने ये रिकमेंड किया कि जैसे चोला एम्पायर रखता है वैसे हम लोग रखते हैं, और उसके बाद ये जो सिंगोल है इसको बनवाया गया था, और वो सेम ही सिंगोल अभी यूज किया गया जो हमने पार्लियामेंट बिल्डिंग में रखा। ठीक है, 4th क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। सिटी ऑफ डेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। किस शहर को सिटी ऑफ डेड, यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ डेड किस सिटी को दुनिया में अनाउंस किया गया है? क्या ये सिटी है इजिप्ट में, यूएसए में, ग्रीस में, टर्की में? तो स्टूडेंट्स, ये सिटी है कायरो, और आपको पता होगा कायरो असल में कैपिटल है इजिप्ट की। तो सिटी ऑफ डेड कायरो। असल में इस सिटी में आपको इतनी सारी ग्रेव्स, इतने सारे ग्रेवयार्ड्स मिलेंगे, उस वजह से ये जो नाम है दिया गया। ठीक है, तो सिटी ऑफ डेड ऑल्सो रेफर टू एज कराफा। तो ये पूरा शहर नहीं है, कायरो का कुछ हिस्सा जो है उसको असल में टाइटल दिया गया। ठीक है,
आगे चलते। फिफ्थ क्वेश्चन है करंट फेस का। रिसेंटली एक वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2023 रिलीज हुई, जिसमें दुनिया की वेरियस कंट्रीज, उनकी हेल्थ कंडीशन, काफ़ी सारा डाटा कवर किया गया। आपसे पूछा रहा है कि किसने रिलीज किया। यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO या फिर UNEP, ये एनवायरमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, और ये है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। पर ये जो रिपोर्ट है ये WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई, ठीक है। रिपोर्ट या जो भी स्टैट्स बोलना चाहो। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, बहुत ही फेमस पोर्ट दुनिया का, इसका नाम है व्लादिवोस्तोक पोर्ट। रिसेंटली ये न्यूज में था। आपसे पूछ रहे हैं कि दुनिया के किस कंट्री में। आपने शायद एक फार ईस्ट इकोनॉमिक फोरम के बारे में सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको मल्टीपल टाइम एंड किया। ये जो फार ईस्ट इकोनॉमिक फोरम है ना, ये व्लादिवोस्तोक में होस्ट होती है। किस कंट्री में होस्ट होती है? रशिया में। अगर आपको दिखाऊं, रशिया में जो फार ईस्ट वाला रीजन है ना, इसकी डेवलपमेंट के लिए रशिया एक समिट रखता है। यहाँ बिल्कुल एकदम रशियन पोर्ट है व्लादिवोस्तोक। अगर आप देखो, ये पोर्ट चाइना के और नॉर्थ कोरिया के बड़ा क्लोज है, ठीक है। ये ट्राई जंक्शन है चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया का। तो यहीं पर रशिया रखता है अपना फास्ट ईस्ट इकोनॉमिक फोरम। और रिसेंटली क्या हुआ कि ये जो पोर्ट है, ये अगर आप देखो, चाइना ने असल में इस पोर्ट को मतलब ये तो नहीं मैं बोलूँगा अपने अंडर ले लिया, पर यहाँ से अब क्या हो गया, इस पोर्ट से चाइना का जो ट्रेड वगैरह, और चाइना में जो, क्योंकि ये पोर्ट अगर आप देखो चाइना की टेरिटरी के बहुत क्लोज है, तो चाइना इस पोर्ट को यूज़ करेगा अपनी शिपमेंट्स वगैरह के लिए। और कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि चाइना में ना बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये जो रीजन है ना, रशिया का ये वाला रीजन, जो एक टाइम पे चिंग डायनेस्टी के अंदर आता था, ये मतलब चाहते हैं कि रीक्लेम हो जाए, रशिया से हम वापस ले लें। पर चाइना को पता है कि रशिया के साथ अगर हम इस तरह से लैंड के लिए लड़ाई करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे अच्छा चाइना सोच रहा है कि ऐसा करेंगे ना हम, क्योंकि रशिया के पास तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हम लीज पे ले लेके ये जो काफ़ी बड़ा लैंड है ये अपने पास ले लेंगे, और कहीं ना कहीं रशिया को भी ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि लैंड की उनके पास कोई कमी नहीं, ठीक है। आई होप आप इस बात को समझ पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हो, फ्रॉम 1 जून रशियन व्लादिवोस्टोक पोर्ट विल बी ऑपरेशनल एज अ चाइनीज ट्रांजिट पोर्ट। तो इसको चाइना अपने ट्रांजिट पोर्ट की तरह यूज करेगा, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2023 में G7 समिट जो है वो किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जा रहा है? रिसेंटली हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने भी G7 समिट को अटेंड किया था। इंडिया वैसे मेंबर नहीं है, पर हमको एक गेस्ट की तरह इनवाइट किया गया था, तो इंडिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो USA, जापान, साउथ अफ्रीका, ब्राजील। देखो, ब्राजील और साउथ अफ्रीका तो होस्ट ही नहीं कर सकते, वो तो G7 मेंबर ही नहीं है। US और जापान में से रिसेंटली जापान ने इसको होस्ट किया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी अटेंड किया। हिरोशिमा में समिट को रखा था। ये शहर न्यूक्लियर बॉम्बिंग के लिए बहुत फेमस हुआ था, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन, वो कौन सी कंपनी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, HCB डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लोथेंस एंड हर्बर्ट बेकर, या फिर ये तो चलो ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी ऐसे ही लिख दिया। बस पहले दो में से आपको देखना, और उसमें भी आपको पढ़ के पता लग रहा है। ऑप्शन ए टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। तो टाटा, ये आप देखो, ये 2021 का आर्टिकल है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने बिड जीत ली है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की। ऑलमोस्ट 900 करोड़ के आसपास यहाँ पर खर्चा हुआ है, और 21-22 महीने में पूरा, ये तो चलो पुरानी बिल्डिंग है, इसके बगल में पूरी जो बिल्डिंग है वो बनकर रेडी हो चुकी है, ठीक है। नाइन्थ, चलो नई पार्लियामेंट पे क्वेश्चन आ गया। आप देखो, इतनी बड़ी इनॉग्रेशन हुई तो थोड़े से क्वेश्चंस तो बिल्कुल बनते हैं। व्हाट इज द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ लोकसभा? तो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में लोकसभा में मैक्सिमम कितनी सीटें, मतलब अभी तो चलो जितने मेंबर्स हैं उतने हैं, पर आगे जाके बढ़ाना हो तो कितने मेंबर्स बिठाए जा सकते हैं? 552, 888, 1272, 348। देखो, कम तो हो नहीं सकते, इसमें तो क्या ही फर्क पड़ा है, तो ऑलमोस्ट उतना ही है। अब यहां से आपको देखना है कि क्या सीधे लोकसभा में हम डबल से भी ज्यादा सीटें बढ़ा देंगे। सेंसिबल लग रहा है कि यही होना चाहिए 888, क्योंकि देखो इससे तो क्या ही आगे जाके आप सीटें बढ़ाओगे। इंडिया की पॉपुलेशन अभी दुनिया में सबसे ज्यादा, थोड़े से टाइम के बाद हम अपनी मैक्सिमम पॉपुलेशन पे पहुंच के इन दी एंड तो हमने उसके बाद नीचे आना शुरू करना है। तो मतलब मैं ये पॉपुलेशन वाली बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसी हिसाब से MPs की सीट बढ़ती है। तो अगर चलो आप इसको ले गए कल को 600, 650, 700, तो उससे ज़्यादा क्या ही बढ़ाओगे, उसके बाद तो आपको रोकना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सही आंसर है 887। तो लोकसभा में जो सीट्स है वो 887 की जा सकती है, राज्यसभा में 552। अब ये नहीं कि सीटें हो गई तो आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है MPs को, वो तो एक प्रोसेस है। पर ये ज़रूरी है कि अब इंडिया में MPs का नंबर बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ी है, तो एक तरह से आपको पता होना चाहिए डिलिमिटेशन का प्रोसेस फिर से होना चाहिए। नई तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज बननी चाहिए जहां लोगों की डेंसिटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वहां ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज बना के और थोड़ा नंबर चेंज करना चाहिए। और जो लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन है उसमें लोगों को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंटेशन मिल सके, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। 10th क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन,
इसके बाद 2 क्वेश्चन करेंगे हम कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू, 2 क्वेश्चन होंगे इकोनॉमी के। वो कौन सी 2 स्टेट्स है जिन्होंने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया, मतलब एक पैक्ट साइन किया टूरिज्म को लेके? मई 2023 में पैक्ट हुआ। देखो, अगर गोवा और केरला एक पैक्ट साइन करेगा, क्या ही बदलेगा? ऑलमोस्ट सेम आपको, मतलब जो एनवायरनमेंट वहाँ है, जो मतलब जिस तरह का वेदर कंडीशन गोवा में, वैसा ही ऑलमोस्ट केरला में। गोवा उत्तराखंड बिल्कुल सेंस बनती है, उत्तराखंड महाराष्ट्र ठीक है, काफ़ी बढ़िया है, उत्तराखंड कर्नाटका भी ठीक है, पर सबसे ज़्यादा सेंसिबल है गोवा और उत्तराखंड, क्योंकि जो चीज़ गोवा में उससे बिल्कुल अलग उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के सिटीजन्स को गोवा में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, गोवा वालों को उत्तराखंड में, ठीक है। ये एक चीज़ है जो बिल्कुल यहाँ पर आप कह लो कि परफेक्ट एक पेयर बनेगा, ठीक है। तो गोवा उत्तराखंड साइन एमओयू टू बूस्ट टूरिज्म, टू प्रमोट टूरिज्म बिटवीन दी स्टेट्स, ठीक है। 11th क्वेश्चन है हमारा कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू का। तो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं एज कम्पेयर टू फॉसिल बेस्ड सोर्सेज लाइक गैस कोल। तो जो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, मतलब उसमें ज़्यादा अच्छे से जो एनर्जी उसको यूज़ किया जाता है, या ज़्यादा अच्छे से बिजली बन सकती है जो भी सोर्स है, एज कम्पेयर टू फॉसिल बेस्ड। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि रिन्यूएबल पावर प्लांट्स जो है, मतलब सोलर विंड ये सब, सच एज विंड फार्म सोलर प्लांट्स ये सब, इनका शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल पावर प्लांट, मतलब ये कोयले वगैरह के मुकाबले ये कम सालों के लिए काम करते हैं विंड सोलर वाले, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स, बिल्कुल सी आंसर ऑप्शन बी, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ये वाली गलत है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज सच एज सोलर विंड, ठीक है, ये असल में एफिशिएंसी लिमिटेशन फेस करते हैं एज कम्पेयर टू फॉसिल बेस्ड सोर्सेज लाइक गैस कोल। The relatively lower efficiency of renewable power plants, where a 100 megawatt solar power generates an average 20 megawatt of electricity, hinders the broader adoption of renewable energy. Comparatively, gas और coal based power plants can generate 80 megawatt, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पर हुई इनकरेक्ट, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या पूछा जा रहा था? आपको पूछा जा रहा था, हाँ करेक्ट ना, ठीक है, हाँ पहली स्टेटमेंट तो होगी इनकरेक्ट, ठीक है। और क्योंकि यहाँ ये बोल रहा था कि रिन्यूएबल ज़्यादा एफिशिएंट होता है, फॉसिल फ्यूल कम एफिशिएंट होता है, पर असल में उल्टा होता है। फॉसिल फ्यूल जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, रिन्यूएबल थोड़ा कम एफिशिएंट होता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? रिन्यूएबल पावर प्लांट विंड सोलर ये जो है इनका शॉर्टर लाइफ स्पेन होता है, ये सही स्टेटमेंट है। रिन्यूएबल पावर प्लांट सच एज विंड फार्म सोलर कंसिडर्ड फोटोवोल्टिक प्लांट्स हैव शॉर्टर लाइफ स्पेन कंपेयर टू ट्रेडिशनल। आपने देखा होगा कोल पावर प्लांट्स कितने कितने साल काम करते रहते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। चलते एक और क्वेश्चन पे, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू पे, एल नीनो इफेक्ट पे। आपने एल नीनो ला लीना बहुत सुना होगा, अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं तो भी ये क्वेश्चन के बाद आपको एक अलग से इमेज में पूरा समझाता हूँ, ठीक है। तो एल नीनो के बारे में 2 स्टेटमेंट्स आपको करेक्ट ढूंढनी है। पहली कह रही है इट लीड्स टू इंक्रीज प्रेसिपिटेशन, मतलब रेनफॉल ज्यादा होता है सदर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएस, पेरू, यूरुग्वे, अर्जेंटीना, मतलब ये जो रीजन है ना, कहाँ गया ये मैप पे, इस रीजन में आपको थोड़ा बड़े मैप पे दिखाता हूँ, यहाँ थोड़ी ज्यादा प्रेसिपिटेशन होती है बिकॉज ऑफ एल नीनो। पहले तो ये बोल रहा है। दूसरा कह रहा है कि एल नीनो ब्रिंग्स कूलर टेम्परेचर टू मच ऑफ एशिया, अमेरिकन, पैसिफिक, नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये बोला है कि एशिया में, पैसिफिक, नॉर्थ वेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में ठंडा टेम्परेचर होता है बिकॉज ऑफ एल नीनो। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। एल नीनो इन्फ्लुएंस जो है ये असल में ज़्यादा इसको देखने को मिलता है, ये यूएस, पेरू, उरुग्वे, वहाँ पर ना ज़्यादा बारिश होती है। एल नीनो की वजह से एशिया वगैरह में तो थोड़ी गर्मी होती है, सर्दी नहीं आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखो ये जो एल नीनो है ना, यहाँ थोड़ी बारिश ज़्यादा करवाएगा, इसकी वजह से ये जो चाइना इंडिया वाला रीजन है यहाँ थोड़ी हीट बढ़ेगी। हाँ, यहाँ कोल्डनेस कैसे बढ़ती है? ला नीना से। तो वो ला नीना की लाइन लिख दी थी जो इन्होंने एल नीनो के साथ जोड़ दी, तो वो स्टेटमेंट गलत है, ये वाली, ये सेकंड वाली, ठीक है, ये वाली। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए। चलते हैं आज के हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। बजट डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट आपको पता है कि सरकार ने स्पेंडिंग ज़्यादा कर दी और अर्निंग कम थी, तो अब सरकार को थोड़ा लोन लेना पड़ेगा। जब सेम चीज़ सरकार बजट में लिख दे कि हमारे हिसाब से पूरे साल में हम इतना कमाएंगे और इतना खर्च कर देंगे, तो थोड़ा सा हमको लोन लेना पड़ेगा, वो बजट डेफिसिट हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन ऑल रिसिट्स एंड ऑल एक्सपेंडिचर। तो आप कह सकते हो जब सरकार इस चीज़ को बजट में लिख देती है कि हमको थोड़ा खर्चा ज़्यादा करना होगा, कमाएंगे कम, तो वो बजट डेफिसिट होता है। और जब पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद साल में सरकार एक्चुअली कंट्रोल करती है, मतलब एक्चुअली कैलकुलेट करती है कि हमने कितना एक्स्ट्रा खर्चा किया, वो फिस्कल डेफिसिट हो जाता है, ठीक है। चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। इनमें से वो कौन सी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो प्राइमरी सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर, उससे जुड़े हुए सेक्टर्स में ज्यादा दिखती है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, क्लिनिकल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये सब अलग अलग टाइप्स होती हैं। प्राइमरी सेक्टर, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है कि मतलब लोग हैं पर या तो आप उनकी पूरी मतलब कैपेबिलिटी यूज ही नहीं कर रहे, या फिर आपने जबरदस्ती, जैसे मान लो एक फार्म लैंड है
सिर्फ 10 लोगों की जरूरत थी, पर जो भी वहां पर ठेकेदार वगैरह उसने 20 लोगों को काम पे लगा दिया कि चलो सबको रोजगार मिल जाए। पर दिन खत्म होने के बाद जो वो पैसे देगा, ठीक है, वो थोड़ी ना 20 लोगों के हिसाब से देगा, वो तो 10 लोगों के पैसे 20 में डिवाइड कर देगा। तो मतलब आपने सारा दिन काम भी किया पर वो फुल पोटेंशियल अचीव ही नहीं हो पाया, क्योंकि इन दी एंड वहां सिर्फ 10 लोगों की जरूरत थी, वो तो आ गए 20 तो काम पे रख लिया गया ना, आपको उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। ये होती है असल में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आज की इस क्लास में जितने क्वेश्चन, जितने न्यू, जितने टॉपिक स्टूडेंट्स मुझे कवर करने थे मैंने कवर कर लिए। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल थी। अगर स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे अपनी कल मॉर्निंग की क्लास के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।